हेलो दोस्त, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आर्ट्स विजन। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि एक दल के प्रभुत्व के दौर में कुछ टॉपिक को हम पढ़े थे और कुछ टॉपिक बच गया था, जिसको हम आज सेकेंड वीडियो क्लास में हम देखने जा रहे हैं। उसमें हम पढ़े थे कि 3 आम चुनाव हुए थे। उन तीनों आम चुनाव में कांग्रेस का जो ताकत रही, वर्चस्व रही थी, उन्हीं को कमज़ोर करने के लिए कुछ क्षेत्रीय, कुछ अदर पार्टी, कुछ विपक्ष के तौर पे काम जो करते हैं, उनको आज विशेष रूप से इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो हम आज देखते हैं कि इसमें हमारे विपक्षी दलों का उद्भव होता है और इसमें लोकतंत्र की जो भूमिका होनी चाहिए, उस लोकतंत्र की भूमिका को निभाने का कार्य ये हमारे विपक्षी दल करते हैं। विपक्ष के तौर में देखेंगे कि बहुत सारे जैसे सोशलिस्ट पार्टी और बहुत सारे पार्टियों का गठन होता है जो कांग्रेस को चुनौती देने के लिए वह हमेशा कार्य करती है। इन्हीं में हम देखते हैं कि ये जो कुछ पार्टियां थी हमारे विपक्ष के तौर पर, ये पार्टियां हमारा जो आम चुनाव 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था, उस आम चुनाव से पहले कुछ छोटे मोटे पार्टियां बनी थी, लेकिन कांग्रेस को टक्कर दे ऐसा भी पार्टियां नहीं बनी थी। इसलिए आगे चलकर 60 से 70 के दशक में ये इतनी मजबूत हो जाती है कि सत्ता दल के जो कांग्रेस पार्टी रहते हैं उनको उखाड़ कर और अदर पार्टी की सरकार तक बना ली जाती है। इससे अंदाजा लगा सकता है कि ये जो 60 और 70 के दशक में कांग्रेस की चुनौती देने के लिए विपक्ष के तौर पर हमारे कुछ पार्टियां काम की थी। इसमें हम देखेंगे दूसरा जो हमारा ये लोकतंत्र में जो प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने का कार्य किया था ये विपक्षी पार्टी। दूसरा जो हमारा भूमिका जो लोकतंत्र की होनी चाहिए, वो भूमिका में ये लोकतंत्र में जो प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, एक दूसरे से बढ़ने और घटने, कंपटीशन करने की जो योग्यताएं होनी चाहिए, उसमें बढ़ावा मिलती है। और इससे लोकतंत्र के लिए जो जनता होती है जागरूक होना चाहिए, जैसे अपने उम्मीदवार को अच्छे उम्मीदवार या खराब उम्मीदवार में पहचाना जा सके, इसकी जानकारी पहुंचाने का कार्य किया, जागरूक करने का प्रयास किया था। ये जो हमारी तीसरी जो हमारी लोकतंत्र की भूमिका है, इन दलों ने मौजूदगी जो शासन व्यवस्थाएं थी, उस शासन व्यवस्था को एक लोकतांत्रिक चरित्र के आधार पर, यानी इस लोकतांत्रिक चरित्र के आधार पर बनाए रखने के लिए इनमें अहम योगदान दिए, अहम कार्य करने का काम किए थे। चौथा हमारा जो आता है, यही विपक्षी दलों ने जो सत्ता में बैठे हुए सरकार रहती है उसको तनाशाह से रोकने के लिए उनमें कुछ अंकुश लगाने का कार्य करते हैं। अंकुश लगा के जो कांग्रेस की ताकत रहती है, मजबूती रहती है, उनमें कमजोर करने का काम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत ऐसे पार्टी का निर्माण हो जाता है जो कांग्रेस की चुनौती देने लायक हो जाती है। उसमें जैसे हमारा सोशलिस्ट पार्टी का पहले गठन की जाती है। यह जो पार्टी शुरुआती दौर पे रहते हैं, उस कांग्रेस के नेता में से ही निकलकर कुछ टोलियां जो है 1934 में ये जो सरकारें, ये जो पार्टियां होती है, उनको बनाने का कार्य करते हैं। और उसको हमेशा ही एक विचारधारा जो होता है कांग्रेस के नेता को, ये विचारधारा मनवाने के लिए कहा जाता है कि आप परिवर्तन करें और समाजवादी जो विचारधारा है उन पे हमेशा कार्य करने का कार्य करें। इसी को आगे बढ़ाते हुए अपनी विचारधाराओं को सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके ढेर सारी आलोचना जो की जाती है सोशलिस्ट पार्टी को कांग्रेस के प्रति, उनको हम बारीकी से देखेंगे। ये जो सोशलिस्ट विचारधारा के जो भी नेता होते हैं वो काम क्या करते हैं, तो कांग्रेस के जो भी नेता होते हैं उनका आलोचना करने का काम करते हैं। सबसे पहले वो कांग्रेस का जो आलोचनाएं करती है इसलिए क्योंकि उनको लगता है, यानी सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता होते हैं उनको लगता है कि कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के जो पार्टी है, वो पूंजीपति वर्ग, जमींदार वर्ग का जो पक्ष की बात करते हैं, उनके बचाव की बात करते हैं। इससे उन्हें बहुत ही हानि हुई, दुख हुई, जिससे उनकी निंदाएं करना शुरू कर दी। उसके बाद जो अगला टॉपिक है, टॉपिक दूसरा इसी का पॉइंट है, ये आलोचना जो करते हैं समाजवादियों का, ये भी दुविधा रहती है कि कांग्रेस एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार किया। कांग्रेस ने क्या किया, 1955 में
एक घोषणा पत्र जारी करते हैं। उस घोषणा पत्र में कहते हैं कि हमारा लक्ष्य भी है समाजवादी व्यवस्था को बनाए रखने, उन पे हमें चलना और उन्हीं पे कार्य करने की प्रयास करना। इसी दुविधा को देखकर समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी के लोग भी क्या रहते हैं, अपनी दुविधा में पड़े रहते हैं। उसके बाद इसी का नेता, सोशलिस्ट पार्टी का एक नेता राम मनोहर लोहिया, इन्होंने कांग्रेस से अपनी बहुत दूरियां बना लेती है और उन दूरियां के वजह से कांग्रेस की आलोचना करना भी बहुत आसान हो जाती है और ढेर सारी आलोचना की जाती है। इससे अंत में हम देखते भी हैं कि 1977 में कांग्रेस की सरकार गिर जाती है और गैर कांग्रेसी सरकार का गठन की जाती है। उसके बाद जो हमारा सोशलिस्ट पार्टी का क्या हो, इसमें सोशलिस्ट पार्टी भी अपने विचारधाराओं को लेकर एक सामंजस्य में पड़ जाती है। अंत में हम देखते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी का विभाजन हो जाता है, वो भी कई खंडों में, कई टुकड़ों में, कई खंभों में बढ़ जाते हैं। उन्हीं को हम जैसे कि आप उन्हीं में देखेंगे, किसान मजदूर प्रजा पार्टी एक बन जाता है, एक जनता पार्टी बन जाती है। यही वो जनता पार्टी है जिसमें मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह जैसे प्रधानमंत्री का भी बनाया जाता है इसी के पार्टी के द्वारा। उसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन की जाती है और दूसरा जो रहता है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नाम से इन पार्टी का गठन किया जाता है। इनके बहुत सारे नेता भी होते हैं। इन नेताओं को जैसे हम देखते हैं, जयप्रकाश नारायण होते हैं, अच्युत पटवर्धन होते हैं, अशोक मेहता होते हैं, नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया जैसे प्रमुख नेता इनमें अहम योगदान देते हैं और अपनी जो सोशलिस्ट पार्टी का विचारधारा रहता है उन विचारधाराओं को तोड़ते हुए अपनी अपनी पार्टी की अगुवाई करते हैं। इसी में हम देखे थे ये कांग्रेस की बात होती है। बहुत दिनों से कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी, इनकी थोड़ा हम पृष्ठभूमि को जान लेते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई थी और किन के अगुवाई में की गई थी। आखिर इतना जो मजबूत बनी थी ये पार्टी, आखिर क्यों बनी थी, थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो अगर पूछा जाए कांग्रेस का जो गठन कब हुआ, तो 1885 में हुआ था। इसके बाद इनकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी ह्यूम ने की और यह अंत में जाके 20वीं सदी में देखते हैं कि भारतीय आंदोलन, जब जन आंदोलन आरंभ होती है, उन जन आंदोलन में बहुत सारे योगदान देते हैं और इसमें बहुत सारे पार्टियां आके मिल जाती है और इसमें जो कई विचारधाराओं के लोग रहते हैं, जैसे कि गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, ऐसे ऐसे लोग, राजनीतिक नेता भी इसमें शामिल हो जाते हैं और इनकी मजबूती दोगुनी बढ़ जाती है। और अंत में हम देखते हैं कि देश आज़ादी के बाद कांग्रेस 3 आम चुनाव में अपने दम पर सरकार बनाती है। अगर फिर एक और पार्टी होती है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ये भी हमारे कांग्रेस से अलग पार्टी रहती है। ये भी कांग्रेस की चुनौती देने का काम करती है। यह लेकिन एक जो रूस में बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित होकर भारत में भी 1920 के दशक में कई हिस्सों में साम्यवादी समूह के लोग उभरे और यहाँ पे भी इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो कुछ क्षेत्रों में देखते हैं फले फूले और बड़े हुए और यहाँ के बाद हमारे देश में भी कई दशक तक केरल में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहते हैं। वर्तमान समय में भी केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। इसी का जो दूसरा पॉइंट है, 1935 से ही साम्यवादी ने कांग्रेस के दायरे में रहकर काम किया था, लेकिन उसमें भी कुछ उनकी विचारधाराओं में खटास उत्पन्न हो गई, जिसके कारण वह 1941 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो अलग होकर अपनी जो पार्टी होती है उनको चलाने का काम करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि केरल में अपनी सरकार भी बना पाती है। उसके बाद इनकी जो कुछ विचारधाराएं होती है वो कांग्रेस की विचारधाराओं से कुछ अलग होती है। जैसे इनका मानना था कि 1947 में जो आज़ादी हमें मिली है वो सच्ची आज़ादी नहीं थी, बल्कि आज़ादी तब मिल जाती जब जमींदार और पूंजीपति वर्ग से हम लोग का छुटकारा मिल जाता, तब हमारी सच्ची आज़ादी होती। और इन्होंने लेनिनवादी विचारधाराओं को फैलाने का कार्य किए। इसके साथ साथ उन्होंने पूंजीवादी, सामंतीवादी जो व्यवस्थाएं होती है उन व्यवस्थाओं का घोर उन्होंने निंदा की और बड़े बड़े जो उद्योग धंधा होता है उन्हें राष्ट्रीयकरण करने का
प्रयास किए थे।